सीड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है सीड सर्टिफिकेशन, फेजेस ऑफ सर्टिफिकेशन, प्रोसीजर फॉर सीड सर्टिफिकेशन, फील्ड इंस्पेक्शन, बीज प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण की प्रावस्थाएं, बीज प्रमाणीकरण के लिए विधि, खेत निरीक्षण। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो डेफिनेशन या परिभाषा अगर अपने देखें तो बीज प्रमाणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बीज उत्पादन के दौरान, जब हम सीड का प्रोडक्शन करेंगे या बीज का उत्पादन करेंगे, तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो बीज की गुणवत्ता यानी कि सीड की क्वालिटी का क्या करते हैं, डिटेरोरेशन करते हैं या अपक्षय करते हैं। तो उन सभी कारकों को हम लोग प्रभावी ढंग से या हम इफेक्टिवली उनको कंट्रोल कर सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं, किसके द्वारा, सीड सर्टिफिकेशन या बीज प्रमाणीकरण के द्वारा। तो इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या होता है? बीज प्रमाणीकरण या सीड सर्टिफिकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है या मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो फार्मर्स हैं या किसान हैं उनको उच्च गुणवत्ता संपन्न बीज यानी हाई क्वालिटी वाला जो सीड है वो अवेलेबल करवाना या उपलब्ध कराना, ताकि जो किसान या फार्मर हैं उनको अधिक आर्थिक लाभ या इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो ज़्यादा मिल सके, ठीक है, ताकि वो अपना जो गुजर बसर है वो आसानी से कर सकें। अब जो सीड सर्टिफिकेशन है वो सभी वैरायटीज का नहीं हो सकता या सभी किस्मों का जो बीज प्रमाणीकरण है वो नहीं हो सकता। किसका हो सकता है फिर? केवल और केवल जो नोटिफाइड वैरायटीज हैं या नोटिफाइड किस्में हैं उनका ही बीज प्रमाणीकरण हो सकता है। तो नोटिफाइड वैरायटीज को ही योग्य माना जाता है या हम कह सकते हैं कि एलिजिबल होती हैं नोटिफाइड वैरायटीज सीड सर्टिफिकेशन के लिए। बिना नोटिफिकेशन के हम लोग किसी भी किस्म का जो बीज प्रमाणीकरण है या सीड सर्टिफिकेशन है वो नहीं कर सकते, ऐसा संभव नहीं है। भारत में बीज प्रमाणीकरण का विकास, जो सीड सर्टिफिकेशन है उसकी प्रोग्रेस इंडिया में किस प्रकार से हुई है वो अगर अपने देखें तो भारत में सबसे पहले जो बीज प्रमाणीकरण है वो कब शुरू हुआ था? 1963 में, 1963 में शुरू हुआ था। और सबसे पहली संस्था बीज प्रमाणीकरण से संबंधित स्थापित हुई थी जिसका नाम है नेशनल सीड कॉरपोरेशन या जिसको शॉर्ट फॉर्म में NSC भी कहा जाता है। उसके बाद फिर 3 साल के बाद 1963 के बाद फिर 3 साल के बाद 1966 में 1966 में सीड एक्ट बना जो कि बीज प्रमाणीकरण से संबंधित था, ठीक है। फिर 1971 में 1971 में सीड स्टैंडर्ड्स बनाए गए या बीज मानक बनाए गए कि इन मानकों से कम पर बीज का प्रमाणीकरण नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ बीज प्रमाणीकरण के लिए या सीड सर्टिफिकेशन के लिए जो अधिकार थे वो अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए या विभिन्न राज्यों के अंदर अधिकारों को बांट दिया गया और अलग अलग राज्यों में स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज या हम कह सकते हैं राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं जो थी वो स्थापित की गई या एस्टैब्लिश की गई, ठीक है। तो आज 21 ऐसे स्टेट्स हैं या राज्य हैं जहां पर सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज बनी हुई हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो NSC जो था इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। अब NSC ने क्या कुछ किया? मेथड ऑफ क्रॉप इंस्पेक्शन, जो फसल है उसका निरीक्षण किस प्रकार से करना है उसकी विधि को विकसित किसने किया था? नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने किया था। इसके अलावा फॉर्म द सीड स्टैंडर्ड्स यानी जो बीज मानक हैं उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? NSC के द्वारा किया गया था। इसके अलावा मल्टीप्लाई फाउंडेशन सीड, जो आधार बीज है उसको, उसका जो गुणन है या मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह से करना चाहिए, ये किसने बताया था? NSC ने बताया था। इसके अलावा ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, जो डिफरेंट प्लांट ब्रीडर्स हैं या डिफरेंट जो फार्मर्स हैं जो कि सीड प्रोडक्शन के प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनको ट्रेनिंग देने का जो प्रोग्राम है वो NSC के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके अलावा प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड, तो जो प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन है, सर्टिफाइड सीड का जो प्रोडक्शन है वो पहले NSC के द्वारा करवाया जाता था। तो NSC ये 4 काम करता था। उसके बाद फिर 3 साल के बाद 1966 में सीड एक्ट पास हुआ। तो सीड एक्ट 1966 के अनुसार जो केवल नोटिफाइड वैरायटीज़ हैं या जो नोटिफिकेशन जिन वैरायटीज़ का या किस्मों का हो चुका है उनका ही सर्टिफिकेशन जो है वो होना चाहिए, ये सीड एक्ट कहता था। इसके अलावा कंपलसरी सीड बैग लेबलिंग यानी जो सीड बैग थे उनकी लेबलिंग को कंपलसरी कर दिया गया सीड एक्ट के अंडर। उसके बाद फिर 4 साल के बाद, लगभग 5 साल के बाद 1971 में 1971 में SSCA
एस्टैब्लिश हुई, यानी कि सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज जो थी अलग अलग स्टेट्स के अंदर, उनको एस्टैब्लिश किया गया। अब SSCA क्या करता था, सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स वर फॉर्मुलेटेड, और जो बीज प्रमाणीकरण के लिए जो मानक थे वो बनाए गए 1971 के अंदर। ठीक है, तो ये दो मेन जो कार्य हैं वो हुए थे। उसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे बीज प्रमाणीकरण संस्था के लिए शर्तें, कंडीशंस फॉर सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। अगर हम जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं या शर्तें हैं कि उन्हें उसे किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि स्वायत्तकाय ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो किसी भी अन्य संस्था के या अदर जो एजेंसी है उसके कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, उसके नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। इसका जो कार्य है या फंक्शन है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, बीज के उत्पादन व विपणन में भाग नहीं लेना चाहिए। जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो सीड के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए और ना ही सीड मार्केटिंग में इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सीड प्रोडक्शन और सीड मार्केटिंग में इन्वॉल्व होगी तो वो पक्षपात करेगी बीज के प्रमाणीकरण में या सीड के सर्टिफिकेशन में। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें ये इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है इसे संपूर्ण देश में उपयोग किए जाने वाले प्रमाणीकरण मानकों को मानना चाहिए ताकि एक रूपता बनाकर रखी जा सके। अब जो सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए जाते हैं वो सभी राज्यों के लिए एक समान होते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसको उसी प्रमाणीकरण या उन्हीं प्रमाणीकरण मानकों या सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना आवश्यक है। ठीक है, इससे होगा क्या, जो यूनिफॉर्मिटी है या एक रूपता है सर्टिफिकेशन के अंदर या प्रमाणीकरण के अंदर वो बनी रहेगी। तो तीसरी कंडीशन ये है। इसके अलावा इसे न लाभ न हानि के सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए, नो बेनिफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस के प्रिंसिपल पर इसको वर्क करना चाहिए ताकि यह ईमानदारी से कार्य कर सके। ठीक है, ताकि ऑनेस्टली ये वर्क कर सके। अब अगर ये लाभ देखेगी या हानि देखेगी तो बीज के प्रमाणीकरण में पक्षपात करेगी। ठीक है, इसलिए इसे न लाभ न हानि यानी नो प्रॉफिट नो लॉस के प्रिंसिपल पर ही कार्य करना चाहिए, तभी ये ईमानदारी से या ऑनेस्टली वर्क कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बीज प्रमाणीकरण की विधि या प्रोसीजर ऑफ सीड सर्टिफिकेशन। जो बीज का प्रमाणीकरण है वो किस तरह से किया जाता है, तो इसके अंदर 4 मेन स्टेप्स होते हैं या मुख्य चरण हैं। इनको हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहला स्टेप है आवेदन या एप्लीकेशन, दूसरा है सत्यापन या वेरिफिकेशन, तीसरा है निरीक्षण या इंस्पेक्शन, और चौथा है टैगिंग एंड सीलिंग यानी टैगिंग और सीलिंग। सबसे पहले आवेदन या एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति या संस्था, कोई एजेंसी हो सकती है या फिर कोई पर्सन हो सकता है जिसको सीड प्रोडक्शन करना है, तो कोई भी कंपनी भी हो सकती है, जिसको भी सीड प्रोडक्शन करना है यानी जो प्रमाणीकृत बीज उत्पादन करना चाहता है, सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करना चाहता है। ठीक है, उसे क्या करना पड़ेगा, राज्य से संबंधित यानी कि अगर राजस्थान में है तो राजस्थान से संबंधित जो SCA होगी, पंजाब में है तो पंजाब से संबंधित जो SCA होगी, उसी तरह से अगर हरियाणा में है तो हरियाणा से संबंधित जो SCA होगी, उस संबंधित SSCA स्टेट सीड सर्टिफिकेशन जो एजेंसी है उसमें आवेदन करना होगा, यानी कि उसमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो SSCA है ये प्रत्येक राज्य के लिए स्पेसिफिक होती है या पर स्टेट के लिए ये विशिष्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण के लिए अपने बात करें तो राजस्थान में जो सीड का सर्टिफिकेशन या बीज का प्रमाणीकरण किया जाता है वो जयपुर के अंदर एक संस्था है जिसको RSSOCA के नाम से जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो राजस्थान स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है इसका नाम है, ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, आवेदन या एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ डिटरमाइंड या निर्धारित या डिसाइडेड एप्लीकेशन फ़ी होती है या आवेदन शुल्क होता है जो साथ में जमा करवाना पड़ता है। तो ठीक है, तो ये स्पेसिफिक होता है, अलग अलग स्टेट्स में वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, तो कोई भी पर्सन या एजेंसी जिसको भी सीड प्रोडक्शन करना है, सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करना है, वो एप्लीकेशन भरेगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लिखी हुई 25 रुपीज़, ये चेंज भी हो सकती है, ये वेरिएबल है। तो एप्लीकेशन भर के अगर वो राजस्थान में है तो कहाँ पे करवाएगा, RSSOCA के अंदर इसको सबमिट करवाएगा या आवेदन करेगा। तो SSCA यानी कि स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है उसमें इसको आवेदन करेगा या एप्लीकेशन करेगा। तो राजस्थान में अगर है तो RSSOCA
जो है यहाँ पे जयपुर के अंदर ये सबमिट करेगा या एप्लीकेशन या आवेदन करेगा। उसके बाद सत्यापन या वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये दूसरा स्टेप है। जब आवेदन प्राप्त हो जाता है या एप्लीकेशन मिल जाती है तो जो स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है वो ये वेरीफाई करती है। क्या वेरीफाई करती है? एक तो ये कि जो सीड वैरायटी या जिस बीज किस्म का बीज उत्पादन करवाना चाहता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी एजेंसी, वो किस्म नोटिफाई है या नहीं है। ठीक है, वो नोटिफाई होनी चाहिए, उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। केवल नोटिफाइड वैरायटी का ही क्या हो सकता है? सर्टिफिकेशन हो सकता है। तो पहला तो ये चेक किया जाता है। दूसरा, बीज स्रोत मान्य है ना, जो सीड सोर्स है वो हम कह सकते हैं सुइटेबल है या नहीं। ठीक है, वो मान्य होना चाहिए। इसके अलावा आवेदन फीस या जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भरी हुई है या नहीं। तो ये 3 चीज़ें चेक की जाती हैं SSCA के द्वारा। अगर ये तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट्स या आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, ठीक है, तो जो आवेदन या एप्लीकेशन होता है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। और यदि इन तीनों में से कोई भी एक या कोई एक भी अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, ठीक है, तो आवेदन को निरस्त किया जा सकता है या एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो तीनों की तीनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं या आवश्यकताएं हैं इनका पूरा होना आवश्यक है वेरिफिकेशन या सत्यापन में। अब आवेदन मान लीजिए स्वीकार हो गया, जो एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तीनों की तीनों जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई हैं। तो फिर उसके बाद क्या क्या किया जाएगा? उसके बाद जो बीज उत्पादक होगा यानी कि जो सीड प्रोड्यूसर होगा वो या उसे कुछ अदर फी जो है वो जमा करवानी पड़ेगी, है ना। कुछ अन्य शुल्क होते हैं जो उसको जमा करवाने पड़ते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन फ़ी या निरीक्षण शुल्क इसको बोल देते हैं। इसके अलावा बीज परीक्षण शुल्क या सीड टेस्टिंग फ़ी जो है, इस तरह के कुछ और भी शुल्क जो है या फीस जो है वो हो सकती हैं, तो उसको जमा करवाने पड़ते हैं। शुल्क या फ़ी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग या समय के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं होते हैं। अब एप्लीकेशन जो है इसका वेरिफिकेशन डायग्राम में देख सकते हो, जो आवेदन है उसका वेरिफिकेशन या सत्यापन किया जाएगा SSCA के द्वारा। अब 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर इसको रिजेक्ट किया जाएगा। एक्सेप्ट कब किया जाता है? जब सीड वैरायटी नोटिफाइड है, सीड सोर्स ऑथेंटिक है और एप्लीकेशन फ़ी पेड है। ठीक है, यानी जो बीज की किस्म है वो नोटिफिकेशन उसका हुआ है, बीज का जो स्रोत है वो मान्य है और जो आवेदन शुल्क है वो पेड है यानी कि भरा हुआ है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है एप्लीकेशन को। अब मान लीजिए जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गई, तो एक्सेप्ट होने के बाद फिर ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन उसके बाद फिर पे सम अदर फीस, जो बीज उत्पादक होगा या सीड प्रोड्यूसर होगा उसको कुछ अन्य जो शुल्क हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे। जैसे इंस्पेक्शन फ़ी, मैंने निरीक्षण शुल्क आपको बताया, तो ये 275 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जमा करवाना पड़ता है। और अगर हाइब्रिड कॉटन है यानी संकर कपास का बीज उत्पादन हो रहा है तो उसके लिए ये शुल्क ज़्यादा होता है, 750 रुपये होता है प्रति हेक्टेयर के लिए। इसके अलावा सीड टेस्टिंग फ़ी यानी बीज के निरीक्षण का शुल्क जो है वो भी देना पड़ता है, तो वो प्रति सैंपल जो है वो 50 रुपये जो है वो देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक खास बात आती है कि ओनली नोटिफाइड वेराइटीज़ आर एलिजिबल फॉर सीड सर्टिफिकेशन। केवल जिन वेराइटीज़ का नोटिफिकेशन हो चुका है केवल उन्हीं का ही बीज उत्पादन हो सकता है, बीज प्रमाणीकरण या सीड सर्टिफिकेशन हो सकता है, या बीज प्रमाणीकरण के लिए वो एलिजिबल होती हैं या योग्य होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है निरीक्षण या इंस्पेक्शन। अब ये जो इंस्पेक्शन या निरीक्षण है इसको 2 टाइप्स में या 2 प्रकारों के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है या विभाजित किया जाता है। एक तो है खेत निरीक्षण या फील्ड इंस्पेक्शन, यानी खेत का निरीक्षण अलग से किया जाएगा। उसके बाद फिर बीज को लेकर उसका निरीक्षण अलग से किया जाएगा, तो बीज निरीक्षण और सीड इंस्पेक्शन। तो 2 तरह का निरीक्षण या इंस्पेक्शन जो है वो किया जाता है, तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं हमने। सबसे पहले खेत निरीक्षण या फील्ड इंस्पेक्शन की बात करें तो जो SSCA है उसके द्वारा एक सीड इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है या एक बीज निरीक्षक को नियुक्त किया जाता है। ये बीज निरीक्षक या सीड इंस्पेक्टर क्या करता है? क्रॉप ग्रोथ की एप्रोप्रिएट स्टेजेस पर या फसल जब वृद्धि कर रही होती है तो उसकी जो उपयुक्त अवस्थाएं होती हैं उन पर खेत में जाता है और निरीक्षण करता है या इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, जब खेत का निरीक्षण हो रहा होता है या फील्ड का इंस्पेक्शन हो रहा होता है तो उसके दौरान जो सीड प्रोड्यूसर है यानी कि जो बीज उत्पादक होता है वो, और साथ में बीज निरीक्षक यानी कि सीड इंस्पेक्टर, इन दोनों का फील्ड के अंदर या खेत के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य है या प्रेजेंट होना इसेंशियल है।
तो आप लोग देख सकते हो डायग्राम के अंदर ये सीड फील्ड है या बीज खेत है, और यहाँ पर साइड में देख सकते हो सीड ग्रोअर या सीड प्रोड्यूसर या बीज उत्पादक है, और साथ में सीड इंस्पेक्टर या बीज निरीक्षक, ये दोनों के दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं फील्ड इंस्पेक्शन या खेत निरीक्षण के लिए। सामान्यतः या नॉर्मली जो फील्ड इंस्पेक्शन या खेत का निरीक्षण किया जाता है वो 5 क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस पर किया जाता है या 5 फसल की वृद्धि अवस्थाओं पर किया जाता है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं ये? सबसे पहले है बुआई के समय, यानी कि जब बुआई की जाती है, सोइंग की जाती है सीड क्रॉप की, उस टाइम पर निरीक्षण हो सकता है। दूसरा, जब फ्लावरिंग से पहले, यानी जब वेजिटेटिव ग्रोथ या कायिक वृद्धि चल रही होती है, तो पुष्पन से पूर्व या बिफोर फ्लावरिंग। उसके बाद ड्यूरिंग फ्लावरिंग या पुष्पन के दौरान, जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे भी निरीक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा जब क्रॉप पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, फसल परिपक्वता पर या एट क्रॉप मैच्योरिटी, इंस्पेक्शन या निरीक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा फसल कटाई पर या क्रॉप जो है उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, तो उस टाइम पे भी निरीक्षण जो है वो कर सकते हैं। तो 5 क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस हैं या फसल वृद्धि अवस्थाएं हैं जहाँ पर खेत निरीक्षण या जब खेत निरीक्षण या फील्ड इंस्पेक्शन किया जा सकता है। अब बीज निरीक्षण या सीड इंस्पेक्शन जो है वो क्या चेक करता है, या जो सीड इंस्पेक्टर है या बीज निरीक्षक है वो खेत के अंदर जब निरीक्षण करता है या इंस्पेक्शन करता है, तो उस दौरान वो क्या कुछ कौन कौन से कारकों को या फैक्टर्स को वो चेक करता है। तो सबसे पहले वो देखता है पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस। तो इसके लिए क्या करता है, जो बीज निरीक्षक या सीड इंस्पेक्टर होगा वो फील्ड के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। ठीक है, खेत के चारों ओर वो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये सीड इंस्पेक्टर है, तो इस तरह से वो फील्ड के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, इस तरह से कंप्लीट करता है चक्कर को, और ये चेक करता है कि आइसोलेशन डिस्टेंस, जो पृथक्करण दूरी है, और साथ में जो नेबरिंग फील्ड है, जो पड़ोसी खेत हैं, उनको भी चेक करता है कि उसमें कौन सी क्रॉप या क्रॉप की जो वैरायटी है वो ग्रो करवाई गई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीड इंस्पेक्टर जो है वो चेक करता है। इसके अलावा सीड इंस्पेक्टर चेक करता है रॉगिंग। इसके लिए जो बीज निरीक्षक है या जो सीड इंस्पेक्टर है वो फील्ड के अंदर एंटर करता है, खेत के अंदर वो क्या करेगा, प्रवेश करेगा। अब खेत के अंदर प्रवेश जब वो करता है तो वो ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह से वो प्रवेश कर जाए, तो उसका एक स्कीम के अनुसार एक निश्चित पैटर्न होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही वो मूव करता है खेत के अंदर या भ्रमण करता है। ठीक है, तो बीज निरीक्षक या सीड इंस्पेक्टर जो है वो 6 ऐसे पैटर्न हैं जिनको फॉलो कर सकता है और उसमें खेत में भ्रमण कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कर्व्ड पैटर्न। तो इसमें ये डायग्राम में देख सकते हो, इस तरह का जो पैटर्न है वो रह सकता है और इससे 60% जो एरिया है वो कवर हो जाता है। उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न आता है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो डायग्राम में ट्रायंगल पैटर्न जो है वो बन रहा है, और इससे 60 से 70% जो एरिया है वो फील्ड का कवर हो जाता है। उसके बाद फिर रैंडम पैटर्न आता है, 70 से लेके 75% तक जो एरिया है वो कवर्ड हो जाता है। तो इस तरह से रैंडम पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है सीड इंस्पेक्टर के द्वारा। इसके अलावा हाई राइट एंगल पैटर्न, तो आप देख सकते हो पूरी तरह से 90 डिग्री के कोण पर ये चलेगा, और जब मुड़ेगा तो 90 डिग्री के कोण पर या राइट एंगल पर ही मुड़ेगा, इसलिए इसको हाई राइट एंगल पैटर्न भी बोल देते हैं, और इससे 75% जो एरिया है वो कवर्ड हो जाता है। इसके अलावा क्लॉकवाइज पैटर्न भी हो सकता है, तो ये क्लॉकवाइज ही घूमेगा फील्ड के अंदर, इस तरह से आप देख सकते हो डायग्राम में, इससे जो 80% एरिया है वो कवर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लो राइट एंगल पैटर्न। तो इसमें राइट एंगल या 90 डिग्री का कोण पर ये मुड़ता तो है, लेकिन कम राइट एंगल ये रखता है, तो इसलिए इसको लो राइट एंगल पैटर्न बोल देते हैं। तो इस डायग्राम में देख सकते हो कुछ इस तरह का पैटर्न जो है वो रहता है, इससे 85% जो एरिया है या 85% जो क्षेत्र है वो कवर हो जाता है। अब यदि बीज फसल का या जो सीड क्रॉप है उसका 1/3 से कम पार्ट है ना, या 1/3 से या 1/3 से कम भाग जो है वो संदूषित है या कंटेमिनेटेड है, तो जो सीड इंस्पेक्टर है या बीज निरीक्षक है वो बीज उत्पादक को यानी सीड प्रोड्यूसर को कुछ डायरेक्शंस देता है ना, उचित निर्देश देता है, ताकि जो बीज उत्पादक है या सीड प्रोड्यूसर है वो संदूषण को हटा सके।
ठीक है, यानी कंटेमिनेशन जो है उसको रिमूव कर सके और जो न्यूनतम खेत मानक है यानी कि मिनिमम जो फील्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो बना के रख सके। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन है। अब अगर बीज फसल का 1/3 या इससे भी अधिक भाग संदूषित है, कंटेमिनेटेड है, तो इस कंडीशन में जो सीड इंस्पेक्टर है वो उस फील्ड को रिजेक्ट कर देता है या निरस्त कर देता है कि इसका सीड सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता या बीज प्रमाणीकरण नहीं हो सकता। अब यदि सभी कारक ऑल जितने भी फैक्टर्स हैं वो खेत मानकों के अनुरूप हों यानी कि फील्ड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हो, अगर ऑल जितने भी फैक्टर्स हैं, तो इस फील्ड को प्रमाणीकरण के लिए या सर्टिफिकेशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। यदि कुछ कारक या कुछ फैक्टर्स सीड इंस्पेक्टर को मिलते हैं जो संदूषण उत्पन्न कर रहे हों या कंटेमिनेशन कॉज कर रहे हों, तो सीड इंस्पेक्टर क्या करता है, बीज उत्पादक या सीड प्रोड्यूसर को फिर उचित निर्देश देता है। ठीक है, उसको गाइड करेगा ताकि जो खेत है उसको संदूषण से मुक्त किया जा सके। यदि खेत की संपूर्ण दशा या जो कंप्लीट फील्ड है उसकी जो कंप्लीट कंडीशन है वो खेत मानकों से भिन्न है यानी फील्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है अगर फील्ड की कंडीशंस, तो फिर इस फील्ड को फिर से रिजेक्ट कर दिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है कि इसका सर्टिफिकेशन या प्रमाणीकरण जो है वो नहीं होगा। न्यूनतम खेत निरीक्षणों की संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड इंस्पेक्शन। तो आधार व प्रमाणीकृत बीज उत्पादन जो होता है यानी कि फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन जो होता है उसके लिए खेत निरीक्षणों की जो संख्या है या फील्ड इंस्पेक्शन का जो नंबर है और साथ में जो फसल वृद्धि अवस्थाएं हैं यानी कि क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस हैं वो वेरी करती रहती हैं या परिवर्तित होती रहती हैं एक फसल से दूसरी फसल में। ठीक है, तो किस प्रकार से ये परिवर्तित होती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ हमें क्रॉप्स दी हुई हैं, दूसरी तरफ खेत निरीक्षणों की संख्या दी हुई है। तो पहले कुछ ऊपर क्रॉप्स दे रखे हैं जैसे धान है, राइस, मक्का यानी मेज, कपास यानी कॉटन और अरंडी यानी कास्टर। इनमें जो दो मिनिमम कम से कम 2 इंस्पेक्शन जो है या खेत के निरीक्षण जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें अगर ज्वार, सोरगम, बाजरा, सूरजमुखी, सनफ्लावर, टमाटर, टोमेटो, भिंडी, ओकरा, मिर्च, चिल्लीज, कुकुरबिट्स। ठीक है, इन क्रॉप्स के अंदर 3 जो फील्ड इंस्पेक्शन है या खेत निरीक्षण है मिनिमम या न्यूनतम वो करने अनिवार्य होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे खेत काउंट्स की संख्या या नंबर ऑफ फील्ड काउंट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो सीड इंस्पेक्टर है या बीज निरीक्षक है वो कितनी बार यानी जब वो फील्ड के इंस्पेक्शन के लिए जाता है या खेत के निरीक्षण के लिए जाता है तो वो कितनी बार फील्ड के अंदर अलग अलग जगहों से एंटर करेगा या प्रवेश करेगा, वो क्या कहलाता है, फील्ड काउंट्स कहलाते हैं या खेत काउंट्स कहलाते हैं। तो इनकी जो संख्या है वो डिपेंड करती है खेत के क्षेत्रफल पर यानी कि जो फील्ड है उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको डिसाइड किया जाता है या निर्धारित किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो एक तरफ इस टेबल के अंदर क्षेत्रफल या एरिया दिया हुआ है, दूसरी तरफ काउंट्स की संख्या या नंबर ऑफ काउंट्स दिया हुआ है। 2 हेक्टेयर तक या अप टू 2 हेक्टेयर तक का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इसके लिए 5 काउंट्स जो है मिनिमम करने पड़ते हैं। 2.1 से 4 हेक्टेयर तक का एरिया है अगर तो 6 काउंट्स जो है वो करने पड़ते हैं। 4.1 से 6 हेक्टेयर तक का एरिया है तो 7 काउंट्स करने पड़ते हैं। 6.1 से 8 हेक्टेयर तक का एरिया है तो 8 काउंट्स करने पड़ते हैं। और अगर 8.1 से 10 हेक्टेयर तक का एरिया है तो 9 काउंट्स करने पड़ते हैं। इस प्रकार से 2-2 हेक्टेयर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ जो काउंट्स हैं वो भी, उसकी संख्या भी एक एक जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस टेबल को ध्यान में रखना है, भी इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आता है प्रति काउंट पौधों की संख्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स पर काउंट। तो जब काउंट किया जाएगा, जैसे मान लीजिए पहली बार जो सीड इंस्पेक्टर है या बीज निरीक्षक है वो खेत के अंदर एंटर करता है तो कितने पौधों को वो लेगा या चेक करेगा। ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रति काउंट पौधों की संख्या कहलाती है। तो फसल के प्रकार या टाइप ऑफ क्रॉप पर ये डिपेंड करता है कि कितने प्लांट्स लेने हैं। जैसे वाइड स्पेस्ड रो क्रॉप्स यानी कि जिनकी पंक्तियों के मध्य जो स्पेस है या जगह है वो ज़्यादा रखी जाती है, उन फसलों में
100 पौधे जो हैं वो चेक किए जाते हैं किसके द्वारा, सीड इंस्पेक्टर के द्वारा। दूसरा था मीडियम स्पेस्ड रो क्रॉप्स, यानी कि जिनके पंक्तियों के बीच की जो जगह है या स्पेस है वो ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है, तो मीडियम स्पेस होता है। तो ऐसी जो क्रॉप्स हैं उनमें 500 पौधों को एक काउंट के अंदर चेक करता है सीड इंस्पेक्टर। और फिर उसके बाद आता है थिकली सोन क्रॉप्स, यानी जिनको या तो रोज़ के अंदर ही, रोज़ के बीच की डिस्टेंस बहुत कम रहती है, या फिर उनको बिना रो के भी बोया जा सकता है, यानी उनकी जो सोइंग है या बुआई है वो थिकली की जाती है, बहुत ही डेंसली या सघन की जाती है। तो ऐसी फसलों में 1000 जो पौधे हैं वो चेक किए जाते हैं किसके द्वारा, सीड इंस्पेक्टर के द्वारा। उसके बाद आता है बीज निरीक्षण की रिपोर्ट या फील्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तो इसकी टोटल 4 कॉपीज बनाई जाती हैं या 4 प्रतियां जो हैं वो बनाई जाती हैं, और ये चारों प्रतियां जो हैं वो एक एक करके अलग अलग जगहों पर भेजी जाती हैं। जैसे एक जो कॉपी है वो बीज उत्पादक यानी सीड प्रोड्यूसर को दे दी जाती है कि वो संभाल के रखता है उसको। दूसरी मुख्य ऑफिस या हेड ऑफिस जो होता है उसको दे दी जाती है। इसके अलावा क्षेत्रीय ऑफिस जो रीजनल ऑफिस होता है उसको दे दी जाती है एक कॉपी, और एक कॉपी जो सीड निरीक्षक बीज निरीक्षक या सीड इंस्पेक्टर है वो खुद अपने पास रखता है। तो डायग्राम में देख सकते हो 4 कॉपीज ऑफ रिपोर्ट है, 1 कॉपी सीड ग्रोअर को, 1 कॉपी हेड ऑफिस को, 1 कॉपी रीजनल ऑफिस को, और 1 कॉपी केप्ट बाय द इंस्पेक्टर यानी बीज निरीक्षक के द्वारा रखी जाती है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे बीज निरीक्षण की या सीड इंस्पेक्शन की। तो इसमें जो सीड इंस्पेक्टर या बीज निरीक्षक क्या करता है, जो बीज ढेर या सीड लॉट होता है उसमें से बीज के नमूने लेता है या सीड के सैंपल्स लेता है अलग अलग जगहों से, और फिर उसको जो नज़दीक SSTL होती है यानी कि स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है पास में, जो जिले से रिलेटेड या डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, उसमें उन सैंपल्स को भेज देता है। SSTL करता क्या है, ये बीज की गुणवत्ता से संबंधित या सीड की क्वालिटी से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं या परीक्षण होते हैं वो करता है, और फिर SSTL क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाता है, और उस रिपोर्ट को फिर वो सीड इंस्पेक्टर यानी बीज निरीक्षक को भेज देता है, और फिर बीज निरीक्षक उसको SSCA में यानी कि स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है उसमें जमा करवा देता है। अब यदि जो बीज ढेर जो है वो, या हम कह सकते हैं सीड लॉट जो है वो न्यूनतम बीज मानकों के अनुरूप है या मिनिमम सीड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, तो फिर इस सीड लॉट को सर्टिफिकेशन के लिए या प्रमाणीकरण के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। और यदि इनमें कोई कमी दिखाई देती है तो फिर इसको रिजेक्ट या निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो सीड इंस्पेक्शन में ये किया जाता है। इस डायग्राम में देख सकते हो आप, SSCA क्या करेगी, सीड सर्टिफिकेशन इंस्पेक्टर यानी कि सीड इंस्पेक्टर या बीज प्रमाणीकरण निरीक्षक जो है उसको भेजेगी सीड लॉट इंस्पेक्शन के लिए, यानी बीज का जो ढेर है उसके निरीक्षण के लिए। तो बिफोर क्लीनिंग यानी कि सफाई से पहले जो है सैंपल लिए जाते हैं बीज निरीक्षक के द्वारा, जिसको फर्स्ट सैंपलिंग बोल देते हैं। और फिर आफ्टर क्लीनिंग जब सफाई हो जाती है बीज की तो उसके बाद भी फिर सैंपल लिए जाते हैं, उसको सेकंड सैंपलिंग जो है वो कह दिया जाता है। अब सीड लॉट से सीड के सैंपल लिए जाते हैं सीड इंस्पेक्टर के द्वारा, और इन सीड सैंपल्स को भेजा जाता है SSTL में यानी कि स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में। स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो बीज की गुणवत्ता से संबंधित डिफरेंट टेस्ट या परीक्षण करती है, और फिर अपनी रिपोर्ट बनाती है, और इस रिपोर्ट को सीड इंस्पेक्टर को भेज देती है। अब सीड इंस्पेक्टर ये चेक करता है मिनिमम सीड स्टैंडर्ड्स को या न्यूनतम बीज मानकों को। अगर बीज सीड लॉट या बीज ढेर जो है वो मिनिमम सीड स्टैंडर्ड्स को मैट करता है यानी कि उससे समानता प्रदर्शित करता है, तो सर्टिफिकेशन या प्रमाणीकरण के लिए इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी इसको स्वीकार कर लिया जाता है। और अगर बीज ढेर या सीड लॉट जो है वो मिनिमम सीड स्टैंडर्ड्स यानी न्यूनतम बीज मानकों के साथ मैट नहीं करता है, उससे समानता प्रदर्शित नहीं करता है, तो इस सीड लॉट को या बीज ढेर को रिजेक्ट कर दिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग टैगिंग व सीलिंग की। टैगिंग एंड सीलिंग इसको बोल देते हैं। तो यदि SSTL के द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है या स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी के द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है सीड इंस्पेक्टर को, वो सकारात्मक है या पॉजिटिव है, इसका मतलब जो सीड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है जो सीड लॉट है, तो फिर बीज ढेर को या सीड लॉट को जो सर्टिफिकेशन टैग्स एंड लेबल्स होते हैं या प्रमाणीकरण टैग व लेबल हैं वो जारी कर दिए जाते हैं, और फिर बीज जो होता है उसको थैलों में भरा जाता है यानी बैग्स के अंदर उसको फिल किया जाता है, और फिर उन्हें सील कर दिया जाता है। ठीक है,
प्रमाणीकरण टैग जो होता है या सर्टिफिकेशन जो टैग है उसके ऊपर बीज ढेर यानी कि सीड लॉट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या जानकारी है वो दी जाती है, जैसे कि बीज का प्रकार की जो सीड है वो किस टाइप का है और उसकी वैरायटी या किस्म कौन सी है ना, कौन सी किस्म का बीज है, शुद्धता प्रतिशत जो प्योरिटी परसेंटेज है वो कितना है, ठीक है। इसमें फिजिकल प्योरिटी भौतिक शुद्धता भी आ जाती है और जेनेटिक प्योरिटी या आनुवंशिक शुद्धता भी आ जाती है। इसके अलावा अंकुरण प्रतिशत जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, नमी प्रतिशत मॉइस्चर परसेंटेज जो है वो कितना है, प्रमाणीकरण की दिनांक सर्टिफिकेशन किस डेट को किया गया है, और वैधता अवधि यानी कि जो वैलिडिटी पीरियड है वो सब जानकारी जो है वो इस सर्टिफिकेशन टैग या प्रमाणीकरण टैग के ऊपर दी जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप ये सर्टिफिकेशन टैग शो किया हुआ है डायग्राम के अंदर। तो इस सर्टिफिकेशन टैग के अंदर जो जानकारी है वो देख सकते हो, काइंड एंड वैरायटी ऑफ सीड, प्योरिटी परसेंट, जर्मिनेशन परसेंट, मॉइस्चर परसेंट, डेट ऑफ सर्टिफिकेशन, वैलिडिटी पीरियड वगैरह जो है वो इसके ऊपर लिखा रहता है। अब बीज प्रमाणीकरण की वैलिडिटी या सीड सर्टिफिकेशन की जो वैधता है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो 8 महीने के लिए या 8 मंथ के लिए ये वैध होता है या वैलिड होता है। अब इसकी वैधता अवधि या वैलिडिटी पीरियड को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, कितना इंक्रीज कर सकते हैं, 4 महीने तक और इसको बढ़ाया जा सकता है या इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से, ठीक है। ये वेबसाइट कौन सी है, plantbreeding2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।